सो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्चुअली जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर की जो तीसरी यूनिट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं श्वसन तंत्र से। इसमें जो मोटे तौर पर दो तीन चीज़ें पढ़नी है, आपको बहुत डिटेल में इस सिस्टम की जानकारी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ये चाहिए कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, और इससे जुड़े कुछ बोर इफेक्ट, हार्डन इफेक्ट और जो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इसको, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र है, इसको हम दो तीन पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ की आपको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ इंट्रोडक्टरी जो प्राथमिक जानकारी होती है, जो परिचय होता है, वो हम देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए आप कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है अपर और दूसरा लोअर। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ तक होता है, ये जो फेरिंग्स और लैरिंग्स, जो फेरिंग्स वाला जो एरिया है यहाँ तक होता है। फिर यहाँ से जब लैरिंग्स शुरू हो जाता है तो इसके बाद लैरिंग्स और लंग्स, यानी कि जो आप ये जो है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो अपर में कौन कौन से आ गए? नोज आ गया, माउथ आ गया। माउथ और नोज दोनों ये कॉमन पैसेज में जाते हैं। ये नेजल कैविटी इधर से आ गई है ना। यहाँ पे फेरिंग्स आ गया, यहाँ से श्वास नलिका जो लैरिंग्स का काम दो है एक्चुअली। लैरिंग्स जो है ये श्वास नलिका का ओपनिंग तो है ही, साथ ही यहाँ पर एक थायराइड कार्टिलेज होता है और ये वॉइस बॉक्स का भी काम करता है। जो आवाज का जो साउंड प्रोडक्शन होता है वो यहीं से होता है। सो यहाँ से ऊपर तक का भाग जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाएगा, और इससे नीचे वाला जो भाग है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाएगा। इसमें क्या क्या आ रहे हैं? ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया में क्या होते हैं? कुछ कार्टिलेज होते हैं, जैसे हॉर्स शू, घोड़े की नाल जैसे कार्टिलेज लगे होते हैं। और चूंकि इसमें से एयर पास होता है, तो एयर पास होने के दौरान ये जो नलिका है ये दब नहीं जाए, चिपक नहीं जाए, इसका जो ओपनिंग है ये बना रहे, इसको ये तय करते हैं ये कार्टिलेज। तो ये ट्रैकिया है, श्वास नली है, इसके पीछे आहार नाल होता है। जो आहार नाल है इसके पीछे है। फिर यहाँ देखिए कि ट्रैकिया दो ब्रांचें में बट गया है, और दोनों ब्रांच जो है दोनों फेफड़े या लंग्स में जाते हैं। लंग्स के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, जिसको हम मतलब ये जो ट्रैकिया जो है ये इसकी जो शाखाएं होती हैं इसको हम ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंकियोल कहलाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकियोल कहलाता है। और सारे के सारे ब्रोंकियोल जो हैं ये छोटे छोटे स्पेसेस में, बहुत छोटे छोटे ऐसे स्पेसेस में जाकर के खुलते हैं, जिनको हम एयर सैक्स या एल्वियोलाई कहते हैं। ये हमारा रिब केज है, यानी कि पसली की हड्डियां, और पसली की हड्डियां कंट्रोल करती हैं वहाँ का एरिया को, वॉल्यूम को। और वही पसली जब फैलती है तो क्या होता है, उसके वॉल्यूम फैलने से अंदर जो थोरेसिक कैविटी है, जो वक्षीय गुहा है, उसके वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक लो प्रेशर होता है, इससे सांस अंदर आती है। फिर जब सांस को बाहर छोड़ना होता है तो वही पसलियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर का वॉल्यूम कम हो जाता है। ये सारा का सारा सिस्टम आप पढ़ेंगे। बीच में ये थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने वाला एक मसल फ्लैप होता है, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। सो ओवरऑल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम देखें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ये सारे जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ऑक्सीजन इसलिए चाहिए कि जो भी हम भोजन शरीर में लेते हैं, जब तक उसका ऑक्सीकरण नहीं करेंगे तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। हमने राइट इन द बिगिनिंग आपको बता दिया था कि जो एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है वो भोजन से आती है। भोजन में एनर्जी होती है फोटोसिंथेसिस से आती है ना। फोटोसिंथेसिस से जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन संचित हो गया है अनाज में या किसी भी हमारे भोजन में, वो भोजन हमारा पाचन तंत्र ने पचाया, और पचाने के बाद पचे हुए खाद्य पदार्थ को, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो, फैटी एसिड हो, ग्लिसरॉल हो, इन सब के फॉर्म में पूरे शरीर में फैला दिया जाता है।
फिर वहां जाकर के क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन हम सांस से ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन उन भोजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजनेशन की क्रिया होती है। आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जैसी क्रियाएं होती हैं, तो वहां पर ग्लाइकोलाइसिस में तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की क्रिया होती है, वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। वो ऑक्सीजन अगर नहीं हो तो शरीर को एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी। सो बेसिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज द प्रोसेस देयर टू प्रोड्यूस द एनर्जी। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता। और ऊर्जा का निर्माण हमें क्यों चाहिए होता है? हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, शरीर को डिफेंस करने के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए और सेल डिवीजन के लिए। सारे प्रक्रियाओं में हम क्या करते हैं कि वी यूज द ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजनेशन के पश्चात, भोजन के ऑक्सीडेशन के पश्चात हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें शरीर से बाहर निकलना पड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ता है। उससे हमारा जो इंटरनल रेस्पिरेशन का काम है वो चलता है। ये होता कैसे है कि एयर में ऑक्सीजन है, लेकिन हम उस एयर के ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण करें कैसे? क्योंकि मैकेनिज्म, जो छोटे जानवर हैं तो वो तो एक कोशिका वाला जानवर है, तो वहां तो सीधे सीधे डिफ्यूजन से काम हो जाएगा। जो छोटे जानवर हैं उनके शरीर के सरफेस से हो जाता है डिफ्यूजन का काम या विसरण का काम। लेकिन हमारे शरीर में चूंकि क्या है कि हम स्थलीय प्राणी हैं और हमारे शरीर के ऊपर एक ऐसा आवरण है जिसके जरिए कि जो है कोई गैस जो है उसका एक्सचेंज नहीं हो सकता हमारे शरीर के बाहरी सरफेस पे। अगर ऐसा हो रहा है और हो रहा होता तो इवापोरेशन की वजह से हमारे शरीर का सारा पानी लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे जो स्किन है उस पर केराटिन का एक लेयर होता है जो उसको थिक बना देता है। तो जाहिर सी बात है कि एयर हमको लेना पड़ेगा शरीर के अंदर। अब शरीर के अंदर भी कोई एक ऐसा ऑर्गन होना चाहिए जहां पर कि गैस का एक्सचेंज हो सके, और हर ऑर्गन इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। हर ऑर्गन के पास ऐसी संरचना नहीं है, ऐसी एनाटॉमी नहीं है जहां पर कि गैस का एक्सचेंज हो सके। किसी भी जगह पर जब गैस का एक्सचेंज होना है तो उसको क्या होगा कि वहां पर रक्त को हवा, जो हम सांस ले रहे हैं उस सांस की जो हवा है और हमारा रक्त है, ये दोनों बिल्कुल पास पास आने चाहिए, बिल्कुल एक मेम्ब्रेन के बीच का अंतर होना चाहिए, तभी ये डिफ्यूजन का काम हो सकता है, जैसे कि एक कोशिकीय प्राणी में होता है। तो ये जो डिफ्यूजन सरफेस जो है, जो विसरण की सतह है, ये प्रोवाइड करता है हमारा लंग्स। ठीक है, तो वहां पर लंग्स में उस डिफ्यूजन की वजह से, उस विसरण की वजह से क्या होता है कि जो हमने सांस में ऑक्सीजन लिया है वो सांस का ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में सारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वहां पर मुक्त हो जाता है और हमारी सांस के जरिए बाहर चला आता है। ये सिंपल सा प्रोसेस आप जानते हो। फिर लंग्स में जो ऑक्सीजन होता है वो फिर हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र पूरे शरीर में ले जाता है। तो ऑक्सीजन को ये शरीर के विभिन्न भागों में जो कोशिकाएं हैं वहां तक पहुंचाता है, और वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ये ले आता है, कहां पर? लंग्स में ले आता है, जहां से ये बाहर चले जाते हैं। सो दिस इज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के 5 फंक्शन है। ये गैस एक्सचेंज का एक बड़ा सा सरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब गैस एक्सचेंज के लिए जाहिर सी बात है कि जब एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज, जहां पर भी गैस का एक्सचेंज हो रहा है वहां सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी, गैस का एक्सचेंज होता है उतना एफिशिएंट, उतना स्मूथ होगा। अब आपको ये मैं पहले ही बता दूं कि हमारे लंग्स में जितने एल्वियोलाई होते हैं, जितने फोल्ड्स होते हैं, अगर उसको पूरा फैला दें तो हमारे शरीर के सरफेस एरिया के कई गुना वो होता है। ठीक है, सो in this way our respiratory system provides an extensive surface for the gaseous exchange, extensive surface for the exchange of carbon dioxide and hydrogen। और होता क्या है कि हम जो सांस लेते हैं वो हवा अंदर जाती है, और वो जो हवा है उस हवा का ऑक्सीजन और हमारे ब्लड दोनों पास पास आते हैं वहां पर, और वहां पर ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाता है। यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ये हमारे दूसरा काम जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ये हमें बाहरी वातावरण के किसी भी संक्रमण से या किसी भी अवांछित पदार्थ से बचाते हैं। दे प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम।
इसके अलावा साउंड प्रोड्यूस करना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही काम है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि वॉइस बॉक्स वहीं पे होता है। और जो हमारे सूंघने की शक्ति होती है वो भी हमारे नाक के द्वारा होती है। एंड नेजल पैसेज, द नेजोफेरिंग्स इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हम चूंकि बता चुके हैं पहले कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक का जो एरिया है, इससे ऊपर वाला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और नीचे वाला लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ये आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ नोज है, नाक के अंदर देखिए कि ये ऊपर वाला जो सरफेस है, जो नेजर कॉन्चेस कहलाता है, ये ऊपर वाला सरफेस बेसिकली हमारे सूंघने की या घ्राण जो हमारी संवेदना है, जो हमारा स्मेल सेंसेशन है, उसके लिए होता है। बीच में कुछ पैसेज होते हैं और पैसेज निकल करके कहाँ आते हैं, हमारे जहाँ पर खुलते हैं, इसको हम इंटरनल लेयर्स कहते हैं। होता क्या है कि आगे जाकर के हमारी जो बकल कैविटी है और ये दोनों जाकर के फेरिंग्स में जाकर के मिल जाते हैं। यहाँ पर एक देखिए कि एपिग्लॉटिस है। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब हम भोजन निगल रहे होते हैं, क्योंकि ये आगे की तरफ देखिए ये ट्रैकिया है और पीछे की तरफ हमारा आहार नाल है या ओसोफेगस है। तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्या करता है कि जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस आकर के इसको कवर कर लेता है, इससे भोजन हमारा ट्रैकिया में नहीं जाता, उधर निकल जाता है। अदरवाइज जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस खड़ा रहता है। जब हम भोजन को स्वेलो करते हैं तो ये डाउन करके यहाँ चला आता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया के दो भाग हैं। ये ट्रैकिया जो है तो होता है आगे जाकर के ब्रोंकस में बदल जाते हैं। ब्रोंकस पर प्राइमरी टर्सरी ब्रोंकियोल्स और में बदल जाते हैं और फिर वहां जाकर के अलग अलग वायु कोशों में जाकर के ये जुड़ मिलते हैं, जहां पर कि गैस का एक्चुअल एक्सचेंज होता है। उन्हीं वायु कोशों में गैस का विनिमय होता है। और ये डायफ्राम है, ये हम बता चुके हैं पहले भी, आपको रिपीट हो गया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो नेजल कैविटी होती है। ये नेजल कैविटी यानी जो नासिका गुहा है वहां से शुरू होती है, और ब्रोंकियोल्स में जो एल्वियोलाई होती है, जो एल्वियोलाई सैक होता है, जो वायु कोश होता है हमारे लंग्स में, वहां पर जाकर के खत्म होती है। तो ये जो क्या कहते हैं, जो एल्वियोलाई है, क्या है, एयर फिल्ड पॉकेट्स हैं लंग्स में, जहां पर कि गैस का एक्चुअल एक्सचेंज होता है। तो अब देखिए कि जो लंग्स है, लंग्स के अंदर लंग्स का जो सरफेस आप देखेंगे तो यूं है, लेकिन जो लंग्स का जो ऊपरी सरफेस है, यहाँ पर देखिए कि ये कॉलमनर एपिथेलियम बने हुए हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको इसकी हिस्टोलॉजी। ये कॉलमनर एपिथेलियम बने हुए यानी कि स्तंभीय कोशिकाएं लगी हुई हैं। इसके बीच बीच में गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ माइक्रोविलाई जैसी संरचनाएं आपको दिखाई पड़ेंगी, और इसके अलावा हेयर्स भी होता है। और ये गॉबलेट सेल्स हैं, इनका काम है म्यूकस प्रोड्यूस करना। यानी कि अंदर की सतह जो है, इसको म्यूकस अगर यहाँ पर नहीं होगा, म्यूकस के दो काम है। एक तो यहाँ के सरफेस को ये मॉइस्ट रखता है, नम रखता है। सरफेस मॉइस्ट रहना जो है, किसी भी जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जहां भी गैसेस का होगा, वहां पर सरफेस का मॉइस्ट रहना बहुत जरूरी है। जहां भी गैस का एक्सचेंज होता है वहां पर दो चीजें, वहां दो प्रीरिक्विजिट्स होती हैं उसकी। पहली कि वहां वेस्कुलराइजेशन होना चाहिए, रक्त कोशिकाओं का प्रवाह होना चाहिए, और दूसरा कि वहां पर म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का लेयर होना चाहिए। श्लेष्मा अगर नहीं भी हो तो कम से कम लेयर जो है नम होनी चाहिए, और उस लेयर को नम रखने के लिए श्लेष्मा का होना जरूरी है। दूसरा कि इस श्लेष्मा की वजह से क्या होता है कि मान लीजिए सांस के साथ कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर चला गया तो वो सीधे सीधे लंग्स के सरफेस पे नहीं जा सकता। जैसे आप देखिए कि ये एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग है, और ये जो एरिया है ये श्लेष्मा का है, म्यूकस का है। तो ये म्यूकस में कोई भी ऐसे अवांछित पदार्थ अटक जाते हैं, और जब हम छींकते हैं या खांसते हैं या इस तरह से अंदर से जो बलगम आता है, उस बलगम के साथ ये चीजें बाहर भी चली जाती हैं। तो इस प्रकार से पूरा म्यूकस रहता है। म्यूकस के नाम होता है कि इस पर कुछ सीलिया लगे होते हैं जो म्यूकस के प्रवाह को संचालित करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि इसमें एल्वियोलाई जो है, जो वायु कोश है, बहुत ही थिन होते हैं। जैसे मैंने कहा, थिन होना इसका जरूरी है, क्योंकि अगर थिन नहीं होगा तो रक्त, ब्लड और जो हवा है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएंगी, और क्लोज कांटेक्ट में अगर नहीं आएंगी तो वहां पर गैस का एक्सचेंज होगा नहीं।
तो ये आप देखिए कि जो दीवार होती है, वायु कोशों की जो दीवार होती है, जो एल्वियोलाई की दीवार होती है लंग्स में, जो छोटी छोटी कुपिकाएं होती हैं, उसकी जो दीवार होती है वो कितना है, 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरे लंग्स में सारे एल्वियोलाई को अगर आप फैला दें एक जगह पे, उसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा हमारे शरीर के टोटल सरफेस एरिया से 35 गुना ज्यादा होता है। यानी कि इतना बड़ा सरफेस वो गैस एक्सचेंज के लिए प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बताया कि द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड ऑलवेज बी मॉइस्ट एंड वेस्कुलराइज। वेस्कुलर वेसल्स मतलब ब्लड रक्त नलिकाएं होता है, तो वहां पर जो रक्त केशिकाएं होती हैं, रक्त वेसल्स होती हैं, उसका प्रचुर सप्लाई होना चाहिए। रक्त केशिकाएं वहां पर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रक्त केशिकाएं नहीं होगी तो ब्लड आखिर आएगा कहां से। और उन्हीं केशिकाओं में जो रक्त होता है और जो बाहर जो हवा होती है, वहां पर इसके जरिए की वो एक्सचेंज का काम होता है। उसमें देखिए कि जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है, जो म्यूकस का लेयर है, वो बाहर एपिथेलियल लेयर होता है, उसके नीचे एरियोलर लेयर होता है, जहां पर कि कुछ उसमें रेशेदार उत्तक होते हैं। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एरियोलर टाइप के, ये आप पढ़ लीजिएगा जब भी हिस्टोलॉजी जहां भी आपने पढ़ी है। और ये उपकला की सतह होती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग ऐसी होती है। एरियोलर टिश्यू जो होता है, तो ऊपर तो एपिथेलियल टिश्यू था, उसके नीचे एरियोलर टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू था। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऊपर वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रैकिया है और ब्रोंकाई है, उसमें तो म्यूकस ग्लैंड होते हैं एरियोलर टिश्यू के साथ। और दूसरा कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वहां पर कुछ स्मूथ मसल्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं कि ब्रोंकियोल्स को, यानी कि जो ट्रैकिया के जो ब्रांचेज हैं उसको ढकते हैं, क्योंकि जो गैस का एक्सचेंज होता है वहां उसका जो संकुचन होता है वो ट्रैकिया का या ट्रैकियोल्स का वो भी जरूरी होता है। इसी प्रकार से जो स्ट्रक्चर है कि आप देखिए कि एल्वियोलर, मेरे ख्याल से ये इसको बताना बहुत जरूरी नहीं है। लेट अस मूव। इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका डिफेंस मैकेनिज्म आप देखिए कि किस प्रकार से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको किसी भी प्रकार के संक्रमण से या अवांछित पदार्थों से बचाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले फिल्ट्रेशन का सिस्टम है। तो ये जैसे आप देखते हैं कि जैसे हवा हमारे नाक में जाती है, तो वहां पर क्या होते हैं, जो नेजल हेयर्स होते हैं वो बहुत से पार्टिकल को फिल्टर करते हैं। उसके बाद उसके अंदर हमारा रेस्पिरेटरी डिफेंस सिस्टम भी होता है। जो गॉबलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स होते हैं, वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जो पूरे रेस्पिरेटरी सरफेस को क्या करते हैं, जो होता है उससे ढका होता है, वो एक्चुअली उसको मतलब नहला देते हैं। उसके अंदर सीलिया होता है, होती है जो सीलिया की बीटिंग से जितना भी डेब्रीज होता है हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सरफेस पे, वो बाहर कर दिया जाता है। नेजल कैविटी बड़े पार्टिकल को हटाई देती है। और लंग्स के अंदर क्या होता है कि कुछ मैक्रोफेजेज नाम की कोशिकाएं होती हैं। ये मैक्रोफेजेज कोशिकाएं जो होती हैं, इनकी भक्षी कोशिकाएं होती हैं। इनका काम है किसी भी अवांछित पदार्थ का या किसी भी एंटीजन का को भक्षण करके खा जाती हैं उसको, और खाने के बाद क्या करती हैं, उनको डाइजेस्ट करके उनको समाप्त कर देती है। सो इसमें जो म्यूकस लेयर है या जो सीलिया है या जो हमारे नेजल कैविटी के हेयर्स हैं या जो एल्वियोलर मैक्रोफेजेज यानी कि लंग्स में पाए जाने वाली जो भक्षी कोशिकाएं हैं, ये सारी की सारी मिल करके क्या होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करती है। ये नाक देखिए, नाक की पट्टिकाएं हैं, इसमें साइनस बने हुए हैं दोनों साइड में भी, ऊपर भी। साइनस मतलब कुछ स्पेस होता है नासिका कोश के आसपास। ठीक है। इसमें फिर ये देखिए कि जो नासिका है, इसके अंदर मैंने बताया कि सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर 3 नेजल कॉन्ची होते हैं। ठीक है। इसमें नेजल वेस्टिब्यूल कहलाता है, ये जो आगे वाला पार्ट है, ये एक्सटर्नल लेयर्स है, यहाँ से इंटरनल लेयर्स है। यहाँ जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक सॉफ्ट पैलेट होता है। ये जो पैलेट है ये क्या करता है कि ये हमारी बकल कैविटी को, जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, हमारी जो मुख गुहा है, इसको नासिका गुहा से अलग करने के लिए आगे जो पैलेट होता है उसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, इसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। इसके नीचे पैलेटाइन हड्डी होती है। फिर ये देखिए ओरोफेरिंग्स वाला पार्ट यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर हमारी जो मुख गुहा है और ये दोनों एक जैसी होती है। और ये जो मैंने कहा था ये एपिग्लॉटिस है, ये एपिग्लॉटिस,
ये जो खाना जो हमारे आहार नाल में जाता है, जब खाना जाने लगता है तो खाना वहाँ चला जाए और उस समय खाने का कोई विभाग हमारे ट्रैकिया में नहीं जाए, इसको ये इंश्योर करते हैं। तो ये आहार नाल है ये, और ये जो ट्रैकिया है यानी श्वसन नलिका है। ठीक है, यहाँ पर जो गले में जो आगे किसी के भी गले को आप सामने से देखिए, जो सबसे बड़ी उभरी हुई जो हड्डी दिखाई पड़ती है ना, वो कहलाती है थायराइड कार्टिलेज। उसके साथ में क्रिक्वाइड कार्टिलेज होता है और उसके ऊपर एक हार्ड बोन होता है, यहाँ मैंडिबल। हालांकि ये सारे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, इसको मैं जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ। तो नोज होता है, नोज के बारे में मैंने बता दिया, एक्सटर्नल लेयर्स होता है, नेजल वेस्टिब्यूल होता है। ठीक है, उसके अंदर हेयर्स होते हैं, और ये पहला फिल्ट्रेशन वाला पहला मैकेनिज्म होता है। नेजल सेप्टम मतलब होता क्या है कि जो हमारी नेजल कैविटी है वो लेफ्ट और राइट ना, हमारे जो नाक होती है उसमें दाईं और बाईं दो नासा नलिकाएं या नासा छिद्र होती हैं, और दोनों अलग अलग कैविटी में जाती है, तो उनको जो डिवाइड करती हैं उसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं। और इसके अंदर म्यूकस के सिक्रीशन होते हैं हमारे पारा नेजल साइनस से, मतलब नाक के दोनों तरफ जो खाली स्थान होता है हड्डियों के बीच में, उसको हम साइनस बोलते हैं। और ये हड्डियों के ऊपर भी होता है, हमारा आंखों के बीच में भी एक साइनस होता है, और उसी में कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो कहते हैं कि साइनस की प्रॉब्लम हो गई। तो वो जो साइनस होता है वहां से कुछ नेजल जो म्यूकस सिक्रीट होते हैं, ये हमारे नाक की जो कैविटी है उसकी होती है, इसको लगातार मॉइस्ट रखते हैं, नम रखते हैं, और उसको क्लीन करते रहते हैं। जो नाक के अंदर जो म्यूकस आता है, जो हमारे बलगम के साथ या नाक जब हम साफ करते हैं जो निकलता है लसलसा सा म्यूकस जैसा पदार्थ, वो नाक को साफ करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ वो एक सेंस ऑफ स्मेल भी देता है, जैसे कि हम आपको बता चुके। तो ये वेस्टिब्यूल है, वेस्ट्यूब में आप देखिए कि 3 मीटर्सेस थे, तीन देखा था आपने, तीन एक्चुअली वो नलिका, मतलब एक नलिकादार एक संरचना बनी हुई थी, जिसको हम कौनचे हमने कहा था। तो सुपीरियर, मिडिल, फिर 3 होते हैं। और ये पासर वेज जो हवा अंदर जाती है, उसके जो पैसेज वेज होता है, उसमें टर्बुलेंस पैदा करने के लिए क्या होता है कि उसमें कुछ कोक्लिया जैसी सीधी लाइन में नहीं जल्दी, थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे घुमावदार होता है, जिससे हवा में जो होता है ना वो थोड़ा सा एक टर्बुलेंस जैसा बनाता है। और ये जो नाक का पैसेज है उसको लंबा करने के लिए भी क्या होता है कि अंदर जैसे घुमावदार एक संरचना होती है। इसका काम ये है कि जब मान लीजिए कि गर्मियों का सीजन है, बाहर हवा का टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है या 35 डिग्री है, उस समय जो गर्म हवा जाएगी तो गर्म हवा जाकर के शरीर के अंदर नुकसान कर सकती है। तो उस गर्म हवा को पहले शरीर के तापमान तक लाने के लिए उसको गर्म, या बहुत ठंडी हवा है तो उसको शरीर के तापमान तक लाने के लिए ये कोशिश की जाती है कि जो गैस का जो पैसेज वेज है उसको लंबा किया जा सके। और इसके लिए वहां कंस्ट्रिक्टेड थोड़ी सी घुमावदार एक संरचना भी होती है, जैसे कोक्लियर स्ट्रक्चर हमने अब आपको दिखाया था। और इन कोक्लियर स्ट्रक्चर में जैसे बड़े पार्टिकल होते हैं ये फंस जाते हैं। उसी प्रकार से हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, ये हम बता चुके आपको। नेजल कैविटी जो होता है नेजोफेरिंक्स में इंटरनल लेयर्स के अंदर खुलता है, नेजल म्यूकोसा में खुलता है। यहाँ पर गर्म और जो ह्यूमिडिफाइड मतलब नम, जो सांस में हमने जो भी हवा ली, सूखी हवा भी थी तो उसमें नमी आ गई, वो गर्म हो गई हवा, शरीर के टेम्परेचर पर हो गई। और अगर मान लीजिए कि नाक में कभी कोई मान लीजिए जुकाम की वजह से नाक बंद हो गया, तो उस कंडीशन में मुंह से सांस ली जा सकती है। ये बहुत ही बड़ा एक वाइटल मैकेनिज्म है, जो माउथ के जरिए भी बाईपास हो सकता है गैसेस चेंज का। और इसीलिए जो फेरिंग्स वाला पार्ट है ये ऐसा एक है जो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के द्वारा शेयर किया जाता है। इंटरनल एयर नेयर्स जो होता है और फेरिंग्स एक ही जगह पे एक चैम्बर में मिलते हैं, फिर वहां से लैरिंग्स और फिर ओसोफेगियस ये अलग अलग हो जाते हैं। तो आप देखिए कि जो नेजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है और लेरिंजोफेरिंग्स। जो फेरिंग्स वाला पार्ट है ये 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक नाक से जो आया, नाक की तरफ जो इंटरनल लेयर के साथ जुड़ा हुआ है नेजोफेरिंग्स है। जो मुख गुहा के साथ जुड़ा हुआ था वो ओरियोफेरिंग्स था। और वो जब फेरिंग्स आगे चला गया जहां पर कि हमारा वॉइस बॉक्स था, वहां जो फेरिंग्स वाला भाग है उसको हम लेरिंजियोफेरिंग्स बोलेंगे।
ठीक है। तो नेजोफेरिंक्स जो होता है उसको देखिए कि ये फेरिंक्स का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसमें फेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। फिर मिडिल पोर्शन जो होता है ये फेरिंक्स का होता है। ये हमारे ओरल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करता है, लैरिंजियोफेरिंक्स के साथ कम्युनिकेट करता है। ये सारा स्ट्रक्चर, चूंकि आपने आगे का फोटो देख लिया है इसलिए सारा डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बार अगर आपने ऊपर वाला डायग्राम समझ लिया है तो इसको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कल हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो एयर का जो वेंटिलेशन होता है वो होता है, क्योंकि हमने इसकी हिस्टोलॉजी जान ली, सारी चीज़ें जान ली। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। अब एक्चुअली जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में, या नेक्स्ट लेक्चर हम जब भी करेंगे तो इसमें कल डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।